अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और सर आज हम आपसे दो चीज़ें एक तो समझना चाहेंगे। एक तो आप जानते ही हैं कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं फर्स्ट एनर्जी पाइपलाइन, क्रॉस जी बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन। उस बारे में भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है और किस तरह से लेकर ये दोनों कंट्रीज काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ सर इंडिया की बात हो और पाकिस्तान की ना हो, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार फिर, हालांकि हम अपने बहुत सारे मसलों में फंसे हुए हैं, बहुत से इश्यूज हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी एक बार फिर आपके यहाँ खालिस्तान की बात की जा रही है और आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। लंदन में भी एम्बेसी से उन्होंने फ्लैग हटाया है, इंडियन फ्लैग जो लगा हुआ था वो भी मैं भी थोड़ी देर पहले न्यूज देख रही थी। सर ये सब कुछ क्या चल रहा है? तो पहले हम सर बांग्लादेश और उसको बात कर जी लेते हैं, इंडिया की जी। देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये जो बांग्लादेश वाला है, ये पहली ट्रांस एनर्जी पाइपलाइन है, मतलब जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है। ये डीजल ले जाएगी, बांग्लादेश के करीब 60 डिस्ट्रिक्ट्स में डीजल ले जाएगी और उनको कम कीमत पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ डीजल देगी। इंडिया से जाएगा ये, और इसकी लागत करीब 371 करोड़ लग गई है, जो इंडिया ने पैसे लगाए हैं एज अ ग्रांट, एज अ एड टू बांग्लादेश। ये फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट है। और मैंने आपको बोला था कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे सबसे पहले जो हाइड्रोजन की पाइपलाइन भी जाएगी वो इंडिया से जाएगी, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल हम्म। की। तो इंडिया अभी अपने आसपास जो है कि अपने नेबरों से रिलेशन अच्छे कर रहा है, इसमें हमने पैसा लगाया। कल मोदी जी ने और शेख हसीना जी ने इसका जॉइंट इनॉग्रेशन किया है। इससे कुछ मिलियन मीट्रिक टन जो है डीजल जाएगा साल में। तो बांग्लादेश में जो डीजल की खपत होती है, जो डीजल की किल्लत पड़ती है, जो डीजल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगता, वो काफ़ी हो जाएगा। ट्रेड भी बढ़ेगा, हमारा म्यूचुअल ट्रेड भी बढ़ा। और मैं आपको बता दूं, अभी माना कि आईएमएफ में इंडिया का रोल 2.5% है। 2.5 टू 2.9% इंडिया का पैसा लगा है, पर वर्चस्व इंडिया का ज़्यादा है। अभी बांग्लादेश को $4.5 बिलियन का हमने जो उनको पैकेज मिला था, बेल आउट पैकेज, उसमें इंडिया ने मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बांग्लादेश की हर तरफ से मदद हो रही है। और आप जानते हैं बांग्लादेश की जो फ्लैगशिप इंडस्ट्री है वो है कॉटन। करीब बांग्लादेश में आजू जी $35 बिलियन आता कॉटन के अपैरल, ये बेडशीटें, चादरें, ये सब बना के, अपैरल्स, कुछ कपड़े उपड़े बना के एक्सपोर्ट करते हैं। मेन मार्केट है यूएस। और अगर आप देखें आरजू जी, उसमें कैच है जो बांग्लादेश को करीब $35 बिलियन देता है। बहुत बड़ा होता है $35 बिलियन। हम्म। और जो और उसका 98% रॉ मटेरियल जो है वो कॉटन हम्म। इंडिया से जाता है। आज इंडिया चाहे तो वो इंडस्ट्री खुद चला सकता है, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री है मेनली, कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप नहीं चाहिए इसके लिए। पर आज इंडिया तब भी बांग्लादेश को वो दे रहा, ताकि बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, उसको ना छीना जाए उनसे। नहीं तो हम में पूरी सलाहियत है कि आज हम वो काम खुद कर ले। इनफैक्ट मैंने तो एक दो बार सजेस्ट भी कर रखा गवर्नमेंट को कि हमें वो काम खुद करना चाहिए। पर मोदी जी ने जैसे कल कहा था, अगर आपने स्टेटमेंट देखा हो, कि भाई बांग्लादेश ने अच्छी तरक्की की और बांग्लादेश की तरक्की से हम खुश हैं और एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ। तो एक अच्छे रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, और खासकर शेख हसीना के साथ, दीदी के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन है। और वो भी इंडिया को घर सा ही मानती, पली बड़ी तो इंडिया में ही है वो, तो पड़ी भी यही है। तो एक एक इट्स नॉट अ टिपिकल नेबर रिलेशन, ये एक बियॉन्ड नेबर रिलेशन है। हम्म। और पाइपलाइन की बात करें, पीछे हमने देखा उन्होंने चिटागोंग पोर्ट का भी एक्सेस दिया था, एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर भी बना था नॉर्थ ईस्ट से। अब हमारा नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक खेती का हब बन चुका है, ये अब दुनिया मानती है कि, और नॉर्थ ईस्ट से खासकर सिक्किम विक्किम तो पूरा बन चुका है। क्योंकि ये करीब 7 से 10 साल का प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक खेती में जाने का। और वहाँ जो बैम्बू है, फिशरीज है, उनको एक चिटागोंग पोर्ट से सीधा एक्सेस मिलता है डायरेक्ट। एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बनाया हमने, वो एक्सेस दिया। और अब हमें चिटागोंग पोर्ट पे डॉकिंग की भी, मिलिट्री डॉकिंग की भी फैसिलिटी मिली है। तो काफी चीजों पे बांग्लादेश के साथ कॉपरेशन हो रहा है स्ट्रेटजिक पे। और बॉर्डर डिस्प्यूट कोई नहीं, हमने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल कर लिए। कुछ एक तीस्ता का वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट अब भी बड़ा, पर एक और नदी है जिसका हमने उनको पीछे से वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कर लिया। तो अगर मैं बोलूँ, मोदी जी के आने से पहले अगर 15 चीजें खुली थी, तो आज हमने 14 चीजें बंद कर दी और इस कॉपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश के आईएमएफ में मदद करना हो, बांग्लादेश के लिए रॉ मटेरियल देना हो, बांग्लादेश के लिए मार्केट्स खोलने हो। और बांग्लादेश भी चाइनीज डेट में नहीं बढ़ रहा। हम्म। चाइना ने पीछे उनको बोला था, भाई हम आपके यहाँ कुछ एक सरफेस टू एयर मिसाइल फैक्ट्री लगाना चाहते, बांग्लादेश ने मना कर दिया, बोला नहीं, अब हमारे यहाँ नहीं लगा सकते। तो एक अच्छा रिलेशन है बांग्लादेश के साथ। पर हाँ, ये जमात इस्लामी और आईएसआई चाहता नहीं ऐसा रिलेशन रहे।
और वो आगे पीछे कुछ ना कुछ कांड करता रहता है। देखिए आईएसआई एक्ट करता है जमात इस्लामी के थ्रू, और वहाँ जो मंदिरों का वैंडलाइजेशन होता है, पंडालों का वैंडलाइजेशन होता है, हिंदुओं के साथ जुल्म होता है, उसके पीछे कहीं न कहीं यही लोग इन्वॉल्व होते हैं। और दुर्गा पूजा के दिन ऐसी चीज़ें वहाँ होती रहती है। काफ़ी बांग्लादेश ने कंट्रोल कर लिया, पर काफ़ी कंट्रोल नहीं किया। अभी मैं आपको बताऊँ, अभी पीछे आई थिंक 1 डेढ़ महीने की बात है, 8 या 16 मंदिरों पे एकदम एक रात में अटैक हुआ था। मुझे हुँ, नंबर याद है, इट्स 8 और 16। बिल्कुल, जी। तो ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट का भी स्टेटमेंट आया था, ये प्री प्लान्ड अटैक है। ये हुँ, कोई वोलेटाइल अटैक नहीं है, कोई वो ऐसे ही नहीं हुआ। ये एक प्री प्लान्ड अटैक है, ये एक प्री प्लान्ड अटैक है और तभी ये हुआ। तो इसीलिए अब कहीं न कहीं जाके ये चीज़ें सामने आ रही है, प्री प्लान्ड अटैक हुए। और ये प्री प्लान्ड अटैक देखिए शेख हसीना की पार्टी तो करेगी नहीं, और ये करने वाले जमात इस्लामी वाले होते हैं, बैक्ड बाय आईएसआई। तो यहाँ ये चीज़ें हो रही है। और ये जो हमारे डिस्प्यूट खत्म हो रही है, जो हमारी तरक्की की बातें हो रही है, जो हमारा बिज़नेस बढ़ रहा है, जो हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, इससे काफ़ी लोग नाखुश हैं। और बांग्लादेश इज़ द ओनली मुस्लिम कंट्री विद अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। है तो मुसलमान कंट्री, पर एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। पर हाँ, एक हिंदुओं के साथ वहाँ जो उत्पीड़न हो रहा है वो एक विषय है। कुछ टेम्पल्स का वैंडलाइजेशन, लूट हो रही है, ये हो रही है, ये एक विषय है, ये हमने उनके साथ उठाया है, बट ओवरऑल द लेकिन रिलेशंस आर गुड और एंड स डेवलपिंग। सर, अगर जी। अगर प्रूफ है आपके पास आईएसआई का, तो फिर आप लोगों को वो सामने लाना चाहिए ना सर। ऐसे एलिगेशंस तो पाकिस्तान भी बहुत लगा देता है कि भारत ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन सबूत कोई नहीं देते। तो सर, देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप मतलब आपसे मेरा मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर ऐसा लग रहा जी। है, तो फिर किसी किस्म के प्रूफ्स जो हैं वो पब्लिकली उनको दिखाने चाहिए, उन्हें मीडिया को बताना चाहिए। नहीं, ये हुआ है आरज़ू जी, प्रूफ मीडिया में दिखाए गए हैं। अभी जो ये 8 या 16 टेम्पल्स पे, मंदिरों पे अटैक हुआ, इसपे बांग्लादेश की इंटेलिजेंस, बांग्लादेश की पुलिस ने भी कहा है कि इट्स अ ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक, और इसमें जमात इस्लाम वालियों का हाथ है, और पीछे जितने भी अटैक हुए, उसमें कहीं न कहीं जमात इस्लामी के लोग पकड़े गए हैं। और उन्होंने इंटोग्रेशन में ये ज़रूर बताया कि उनके आईएसआई से लिंक है, आईएसआई की फंडिंग आई है, कि कहीं न कहीं भाई इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को स्टेबल नहीं करना चाहते। आज बांग्लादेश का जीडीपी आपसे ज़्यादा है। आज बांग्लादेश ज़्यादा तरक्की हुँ, याफ्ता मुल्क है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से देखा जाता नहीं, और इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब वही है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वो वाली लॉजिक चल रही है। इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन कैसे, कि चलो जी कुछ ना कुछ कर देते हैं, अब कैसे करें? देखिए लॉजिक सिंपल है कि आप यहाँ पे तंग करो हिंदुओं को, हिंदुओं के टेम्पल्स को अटैक करो, वैंडलाइज़ हुँ, करो, उससे प्रेशर पड़ेगा मोदी जी पे कि भाई हुँ, हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? वो कुछ करते हैं, वो कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, तो रिलेशन एक इंटरफेरेंस होगा बांग्लादेश में। नहीं लेते तो भाई हिंदुओं के साथ ये हो रहा, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कुछ किया नहीं। टेम्पल्स वैंडलाइज़ हो रहे हैं, तो दे आर ट्राइंग टू पुट द रिलेशंस इंटू अ वेरी टाइट स्पॉट। वहीं शेख हसीना के साथ भी वही हो रहा, वो ज़्यादा करती है तो भाई तुम ये कर रहे हो, नहीं करती तो वो क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये कहीं न कहीं अगर आप खालिदा ज़िया का आज वर्चस्व देखें राजनीति में, ख़त्म हो गया है। पर उनकी पार्टी जो है और जमात इस्लामी जो पीछे है, वो तो एक्टिव है। उनका उनकी पार्टी तो जमात इस्लामी का ही पॉलिटिकल आउटशूट है। वो तो है नहीं, और फंडिंग तो ख़ैर आप जानते हैं कहाँ से आती है आजकल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और अगर आप देखें, चाइनीज़ डेट ट्रैप में फँसने से हमने बचाया है बांग्लादेश को। हुँ, और काफ़ी चीज़ों पे अभी हम बांग्लादेश में, अब जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। बांग्लादेश जो रेलवेज़ है उनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश को एक हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है कवच, उनको दे रहे हैं। बांग्लादेश में हम लोकोमोटिव्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी ट्रेड है, काफ़ी चीज़ें बन रही है बांग्लादेश के साथ, और बड़ा एक अच्छा रिलेशन है। बाकी कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस रिलेशन को हुँ। देखते देखते नहीं है, कुछ खराब करना चाहते हैं। वो कोशिश पूरी करते हैं, पर उनका काम है कोशिश करना, हमारा काम है अपना काम करना। वो कोशिश करते रहे, हम अपना काम करते रहे। बट हाँ, इन चीज़ों के साथ क्या होता है आरज़ू जी, वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को काम दिखता है, एक दोस्ती दिखती है, एक गुडविल दिखती है, राइट? आप एक बुरा काम कर सकते हैं, पर अगर आप 100 अच्छे काम करें, तो 100 तो एक से ज़्यादा ही होता है ना कहीं न कहीं। तो वो रिलेशन है, दवाइयों को एक्सपोर्ट होता है हमारा, ट्रेड हुआ है, सब कुछ हो रहा है। और अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के रिलेशन देखिए और इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन देखिए, कोई कंपैरिज़न ही नहीं है आज के डेट में। दैट इज़ द मूट पॉइंट। जी। लेकिन यही मैं कह रही हूँ सर कि बिल्कुल अगर इस किस्म के कोई प्रूफ्स हैं, तो फिर आईएसआई के बारे में जैसा आप कह रहे हैं, बांग्लादेश को लेकर, तो कि वहाँ के जो मंदिर हैं उसमें भी इतना ज्यादा अगर गड़बड़ हो रही है और आईएसआई का नाम आ रहा है, तो जरूर प्रूफ्स देने चाहिए। मगर आईएसआई का नाम सर एक जगह और आ रहा है,
और वो कुछ ऐसे आ रहा है कि वो खालिस्तान के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, और जो एक आपके यहाँ क्या लंदन में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन उस पे मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगी कि आईएसआई को के नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत खुल्लम खुल्ला कई लोग स्टेटमेंट दे चुके हैं, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो भी और दूसरे लोग भी, कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस मूवमेंट को, आपकी जो कहने नहीं करना चाहिए। आई फील कि ये एक बहुत गलत बात है कि किसी दूसरी कंट्री में जाके आप इस किस्म की बात को सपोर्ट करें। तो सर एक बार फिर हंगामा देखने में आया, एक बार फिर प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, और क्या देख रहे हैं आपके, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, कैसे ये कंट्रोल किया जाएगा? देखिए आरजू जी, अभी जो स्थिति सामने आई है, एक आपके आईएसआई में K2 डेस्क है, पता होगा आपको, के फॉर कश्मीर, के फॉर खालिस्तान, कुछ 100 लोग काम करते हैं उस पे। अब उन अच्छा। वो जितने भी एम्प्लॉय, उनका काम ही दिन भर यही है। अब जितनी कश्मीर में सिचुएशन, और ये मैं आज ही नहीं कह रहा हूँ, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखे, लाइव नेशनल टीवी पे देखे, मैं कई बार कह चुका हूँ, मेरे ट्विटर हैंडल पे भी मिलेंगे आपको। ये जितनी भी हरकतें हो रही, जितना कश्मीर नॉर्मलाइज होगा, उतना खालिस्तान मूवमेंट को अप करने की कोशिश की जाएगी और की जा रही है। हम्म। खालिस्तान इज ए डेड इशू, बट उसका गोस्ट को अलाइव किया जा रहा है। अब मैं देखिए, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू टेंपल वैंडलाइज होता है, बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। कनाडा में चीजें होती है, यूके में चीजें होती है, यूके का आपने कल घटना देख ही ली। तो मैं अगर बताऊं, ये अमृतपाल या कोई भी हो, दे डू नॉट रिप्रेजेंट सिक्स ऑफ इंडिया, दे डू नॉट, ही डज नॉट। ये एक बहुत ही छोटे मतलब मुट्ठी भर लोग हैं जो एक ये डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। आइडिया ये है पंजाब को फिर बॉयल करना, आइडिया ये है हिंदू सिख में डिवाइड करना, पर ये लोग भूल जाते हैं एक माँ के दो बच्चे होते हैं, एक हिंदू होता है, एक सिख होता है, दो भाई होते हैं सब एक ही माँ से। तो ये चीजें हैं ही नहीं, ये 40 साल से कोशिश की जा रही थी, ये फेल हो गई। अब इस K2 डेस्क ने, जिसे अमृतपाल था, ये दुबई में ट्रक ड्राइवर था शायद, इसके बाल भी नहीं थे, इसकी दाढ़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, तो ये इसको यहाँ इम्प्लांट किया गया। जब इसको इम्प्लांट किया गया, पम्मा और पन्नू जो थे ये शांत हो गए, तो ये फिर वो खालिस्तान ये सब की बातें धीरे 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 करने लगा। अब मैं शुरू से मेरा मानना था कि इसको आईएसआई ने दुबई में रिक्रूट किया, आईएसआई बहुत एक्टिव है दुबई में, और इसको यहाँ भेजा ये सब करने के लिए। इसका लाइफस्टाइल अलग था, इसका रहने खाने का ढंग अलग था, यहाँ की पूरा बदल गया, प्रीचर बन गया। अब यहाँ अब कुछ इलीगल हथियार भी मिले, कुछ गोला बारूद भी मिला, काफी चीजें मिली है यहाँ पे, विच और सूत्रों की माने तो ये भी सुनने में है कि इसकी ट्रेनिंग, आर्म्स की ट्रेनिंग अमान में कराई थी। मुझे नहीं पता, पर ये मैंने कहीं से सुना है। तो ट्रेनिंग इंडोक्ट्रेशन अमान में, फिर इसे शारजा में लिटरेचर दिया गया पढ़ने को, चीज़ें दी गई पढ़ने को, तो फिर इसको एक मिशन के तहत यहाँ भेजा गया। तो इसका लाइफस्टाइल एक अलग था, यहाँ एक लाइफस्टाइल में ये अलग आ गया। तो धीरे धीरे आज ये भी आया है न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, कि भाई ह्यूमन बॉम्ब टाइप की, फिदाइन अटैक जिन्हें कहते हैं, उस टाइप की तैयारी थी, आर्म्स एम्यूनिशन इकट्ठा कर रहे थे, हथियार इकट्ठे कर रहे थे, ये भी हो रहा था। कुछ इलीगल वेपन भी पकड़े गए, उस पर AKF की मार्किंग पाई गई है। और पंजाब पुलिस के DGP साहब, DIG साहब ने क्लियर बोला भाई इसमें ISI वगैरह का हाथ है। उसका फाइनेंसर पकड़ा गया है। अब देखिए, फाइनेंसर गुरुग्राम में पकड़ा गया, तो फाइनेंस के लिंक्स विंक्स सब आए, कहाँ से क्या आया क्या नहीं आया। तो पंजाब में कोई भी, ये मैं आपको चैनल पे कई बार पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी खालिस्तान के साथ नहीं है, कोई भी सिख खालिस्तान के साथ नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग जरूर हैं जो इस चीज को चलाना चाह रहे हैं, जिनको फंडिंग मिल रही है। और अब ये NIA की बात आप करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें, पंजाब पुलिस की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, उन्होंने क्लियर बोला। पहले हम बोलते थे टीवी पे, अब उन्होंने क्लियर बोला नहीं, इसमें ISI का हाथ है, ISI का एंगल है, और ये सारा ISI करवा रहा है टू कीप द पंजाब ऑन बॉइल्ड। और मैं ये भी मानता हूँ कि द स्टोरी गोज बियॉन्ड ISI, क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल पावर्स भी आज नहीं चाहते इंडिया की तरक्की हो, इंडिया डेवलप करे, इंडिया आगे जाए। तो हर तरह का प्यादा, हर तरह का मुहरा अटकाया जाएगा। अब देखिए, किसान प्रोटेस्ट था, अब मियाँ खलीफा, अब क्या बताऊं, ग्रीटा थनबर्ग, अब ये मीना हैरिस, रिहाना, मतलब उनका कोई मतलब नहीं था इन सारी चीजों में। अब फिर हिजाब का लफड़ा हुआ, आपने देखा। जी बिल्कुल। फिर वो जी ये वाराणसी वाला मुद्दा आया, श्रृंगार गोली वाला। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि भाई, आज मैं आपको डायरेक्ट अगर बोलूं आरजू जी, कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू सिख, ये कोई झगड़ा हो, क्योंकि जब आप न्यूक्लियर ट्रायड हो, आपके पास थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, कोई बाहर से आके तो आपको जीत नहीं सकता। तो अब कोशिश है कि अंदर से कैसे तोड़ा जाए। आपने देखा बिहेडिंग्स हुई,
वो नुपुर शर्मा वाले इंसिडेंट पे। जी उनकी बिल्कुल। वीडियो बनाई गई, उनको फिर हम्म, अपलोड किया गया, फिर वो अपने फोटो हम्म, लगाए गए। अब उनका संबंध भी आईएसआई से निकला। वो जो 2 लोग पकड़े गए थे, वो जो कह रहे थे अब हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं, तो अजमेर शरीफ को भी हम्म, इसमें खींचने की कोशिश की गई। तो ये सब चीजें मैंने आपके उस दिन शो पे बोला था किसी चैनल पे, मैंने कहा कोई टेररिस्ट अपना वीडियो थोड़ी बनाता फिर यही बोला मैं थोड़ी वहां जा रहा हूँ, मैं उसको मारूंगा। वो हम्म, ऐसे काम ही नहीं करता। अगर आप जेएंडके में टेररिज्म का पैटर्न देखें और ये देखें, कंप्लीटली डिफरेंट है। दोनों ही टेररिस्ट है पर कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन है, कहीं ना कहीं ये है कि भाई कुछ लड़ाई हो, झगड़ा हो, माहौल ठीक ना रहे, इन्वेस्टमेंट ना आए, आउटलुक ना आए। अब आप देखिए कश्मीर में कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। जम्मू में ये दुबई के एमआर ग्रुप 250-250 करोड़ के 2 मॉल इन्होंने कल अनाउंस किए हैं, हजारों जी करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो अब कहीं ना कहीं पंजाब इज ऑल्सो एंड द फूड बास्केट ऑफ इंडिया। पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। पर एक चीज अच्छी थी, एक चीज हैरान करने वाली थी कल परसों, ये पंजाब इधर और पंजाब उधर आपके यहाँ। यहाँ हम्म, पंजाब पुलिस इमरान खान के पीछे लगी थी, यहाँ इस क्या नाम है इसका, अमृतपाल के पीछे लगी थी। अमृतपाल तो से। दोनों के पीछे पंजाब पुलिस लगी थी। हम्म, तो एक इस साइड की पंजाब की पुलिस, एक उस साइड की पंजाब की पुलिस। तो आजू जी ये सब अब हम कहें तो देखिए, हम तो जियो पोलिटिकल पर्सपेक्टिव से कहते हैं एनालिसिस पे। हम्म, अब जब पुलिस कहती है, अब जब एनआईए कहती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां कहती है, वो पोलिटिकल, वो हार्डकोर एविडेंस पे कहती है। इट्स नॉट एनालिसिस है, देन इट जी। इज एविडेंस ऑन द ग्राउंड। और अब देखिए ये अमृतपाल तो भाग गया, हम्म, भाग गया ना। इसके चाचा ने, इसके और लोगों ने सरेंडर किया। अब आप देखिए दो दो सर्जिकल ये अभी तक स्ट्राइक्स। अरेस्ट नहीं हुआ है ना सर? ये अभी तक नहीं नहीं अभी तक अरेस्ट हो अरेस्ट पाया? नहीं, अभी फरार है। हम्म, अभी कुछ सुनने, कोई तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान भाग गया। अब देखते हैं क्या होता है, ये अभी पता नहीं, कुछ अटकल है। अब आप देखिए दो हम्म, चीजें हुई। एक, हमने पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 2 दिन में पीएफआई खत्म। आप हम्म, देखा कि पैरासुल 2 दिन में खत्म हो पीएफआई। दूसरा वैसे ही टाइप का जो कल हुआ है, कल परसों हुआ है, वो इस पे हुआ है, वारिस द पंजाब, जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वारिस पंजाब दे, इस पे हुआ अमृतपाल के ग्रुप पे। हम्म, तो अब इंडियन गवर्नमेंट डिसाइसिव एक्शन चाह रही है। एक नया स्ट्रेटजी है, कंप्लीट डिसमेंटलाइजेशन का, मतलब नीजक रिएक्शन नहीं है, एक को हम्म, पकड़ो, दो को पकड़ो, यहाँ पकड़ो। जब भी होता पूरा होता, 1 दिन में होता, 2 दिन में होता पूरा। अब ओनली पर्सन हु इज एब्सकॉन्डिंग इज अमृतपाल। करीब 150 इनके लोग पकड़े गए, हथियार वख्तियार पकड़े गए। तो ये, और देखिए पंजाब में शांति है, पंजाब में कोई कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा है इनके। तो इसका मतलब है कि जो लोग हैं वेरी पॉजिटिव। अगर आप देखें, मैं आपको सिख कम्युनिटी की बात करूं, सिक्स आर मार्शल रेस है। इन्होंने हिंदुस्तान के लिए, इन्होंने हिंदुइज्म के लिए कुर्बानियां दी हैं। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो हम्म, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किसके लिए लड़ी, सबको पता। जफरनामा क्या है, बैटल ऑफ चमकौर साहब क्या है, उन्होंने अपना पूरा परिवार की बलि दे दी लिटरली। अब गुरु तेग बहादुर को चादरे हिंद कहते हैं। अगर वो तब गुरु तेग बहादुर जी कन्वर्ट होते तो पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो गया होता। हम्म, उनको औरंगजेब ने उनका सर काटा था, पर वो कन्वर्ट नहीं हुए। उनके 2-3 हम्म, बंदों को, एक को आग में जलाया, एक को उबलते पानी में डाला, एक के टुकड़े टुकड़े कर लिए, पर वो कन्वर्ट नहीं हुए, इसलिए उनको चादर हिंद कहते हैं। तो ऐसे अगर आप हमारे यहाँ देखिए, शहीद भगत सिंह, आप देखिए सूबेदार बाना सिंह, अभी आप देखिए कुलदीप सिंह चांदपुरी, हम्म, आप देखिए निर्मलजीत सिंह सेखू। तो और आपको बताऊं, जो काला पानी में बंद हुए उनमें से मैक्सिमम लोग, जिनको काला पानी की सजा हुई थी, मैक्सिमम लोग सिख थे। 70-80% लोग सिख थे। और जिनको सेना में मेडल मिले उसमें भी मैक्सिमम लोग अब तक है वो सिख है। तो ये ऐसे लोग पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, ऐसे लोग अपने इंटरेस्ट के लिए पूरे देश को बदनाम करते हैं। मैं और आपको एक चीज बताऊं सिखों के बारे में, आरजू जी, सिख दुनिया के हर कंट्री में पाया जाएगा, आपको कभी सिख भीख मांगता नहीं मिलेगा कहीं पे भी। हम्म, सिख भीख नहीं मांगता, सही। माइनॉरिटी। और मैं वही कह रहा हूँ ना, हिंदू और सिख में फर्क नहीं है कोई, टेक्निकली एक ही माँ के जी। 2 बच्चे होंगे। हम्म, बट इसमें डिवाइड करा के एक जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट आईएसआई अपना हम्म। मतलब सिद्ध करना चाहता है। अब कश्मीर शांत हो गया तो पंजाब में एक्टिवेट हो गया, नहीं बन रही थी बात तो ये कर लिया। अब आप देखिए जी जो सर, ये लंदन तक में यानी यूके तक में जो है इनके जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं और कहा जा रहा है वोटिंग, कोई वोटिंग हो रही है कोई टाइप की। तो ये सब कुछ जो चल रहा है सर, लेकिन रोकेंगे कैसे आप? अब क्या गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है इस चीज को खत्म करने के लिए या हाँ, रोकने के लिए? देखिए इंडिया में तो क्रैकडाउन ही होगा जो हो रहा है। हम्म, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि अमृतपाल डज नॉट रिप्रेजेंट दिस ब्रेव एंड वेलिएंट सिक्स ऑफ माय कंट्री और एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड। वो हम्म, अपने कल्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमें उस कल्ट को अलग करना जो हो रहा है,
बाकी रही यूके की बात, हमने यूके में कल रात को उनके सीनियर मोस्ट एम्बेसडर जो थे 10:30 बजे उन्हें तलब किया, समन्ड तलब, और उन पे प्रोटेस्ट जताया। अरिंदम बागची साहब ने रात को अपने ट्विटर हैंडल पे वो प्रोटेस्ट लगाया था, एंड इट हैज बीन टेकन विद द हाईएस्ट पीपल इन यूके कि भाई ये सब चीज नहीं, कोई अगर 10-20 लोग आके, आपने देखी 20-30 लोग थे वो, वहाँ कोई सही। ब्रिटिश पुलिस नहीं थी, कोई वो प्रोटेक्शन नहीं थी, 20-30 लोग आके अगर ऐसा करे तो पूरे देश में, पूरे दुनिया में हमारा आपका सबका नाम खराब होता है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और देखिए भारत की सरजमीन पे ये असंभव है, एम्बेसी किसी की भी हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो इंग्लैंड की हो, या चाहे वो अफगानिस्तान की हो, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं ऐसा कर पाए, यहाँ हम करने नहीं देते किसी को भी। अगर आप दिल्ली आए तो आप देखेंगे एम्बेसी एरियाज आर फोर्टिफाइड लिटरली। और जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो वहाँ उनको हमने क्लियरली, मोदी जी ने खासकर वाजे किया था भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने इसको कंफर्म किया था ये चीजें हम नहीं होने देंगे। और उसके बाद जब एक जॉइंट स्टेटमेंट हो तो उसमें यूजुअली मोदी जी का स्टाइल नहीं है कि वो चीज को बोले, उन्होंने उस चीज के उस ब्रीफिंग के दौरान वो बोला कि मैंने ये कन्वे किया और उन्होंने मुझे एश्योरिटी दी ऐसा नहीं होगा। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया की बात है। कनाडा थोड़ा मुश्किल है कि कनाडा में अगर आप जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट को स्टडी करें, वो जगमीत सिंह के भरोसे ही चलती है, और जगमीत सिंह का एजेंडा यही है, ये मैं कहीं नेशनल टीवी कई चैनलों पे भी कह चुका हूँ, क्योंकि जगमीत सिंह का एजेंडा यही है। वहां की गवर्नमेंट की डिपेंडेंस उन पे, उनके वोट पे, जगमीत सिंह के सपोर्ट पे, वहां कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा ये एक विषय जरूर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कनाडा में जितना आईएसआई का रोल बढ़ रहा है, वो लड़की थी बलोच लड़की, उसे भी किसी ने मार दिया। एक खालिस्तानी लीडर था वहां पे, वो प्रो मोदी जी बात करने लगे, उन्हें किसी ने मार दिया। तो कनाडा में कई सारी ऐसी किलिंग्स हुई है विच आर वेरी सस्पिशियस। और सवाल ये है कि देखिए रियल एस्टेट मार्केट कनाडा का तो चीनियों ने कैप्चर कर दिया, और बाकी कुछ जगह आईएसआई है। तो अब सवाल ये है कि कनाडा को ये डिसाइड करना, विल दे वांट कनाडा टू बिकम अ प्लेग्राउंड फॉर आईएसआई। और आपके एक क्या काउंसलर जनरल या कोई जांबाज खान, अच्छा। वो टोरंटो में कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, टोरंटो या ओटावा में, मुझे ध्यान नहीं, टोरंटो था शायद, कुछ खालिस्तानी लीडरों से मिले एक गुरुद्वारे में, उसकी फोटो आई थी मीडिया पे हमारे। अब आपके काउंसलर जनरल या हाई कमिश्नर जो भी वहां पे है, व्हाट हैज ही गॉट टू डू विद मीटिंग इंडियन पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन इन अ गुरुद्वारा? तो बाकी जो आउटकम होता है वो आप देख ही रहे। तो ये सब चीजें आरजू हो रही है। तो इसमें ये नहीं बोल सकते कि विद दीज पिक्चर्स आउट, विद द एविडेंस आउट, विद जो हमें बांग्लादेश की इंटेलिजेंस के भी रिपोर्ट्स आई है, और जो हमारी इंटेलिजेंस है, और जो दुनिया भर में हो रहा है, तो इन सब चीजों को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें आईएसआई का हाथ नहीं। आईएसआई का बिल्कुल हाथ है, और आईएसआई करा रहा है। किसी भी प्रोटेस्ट को चलाने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए और पैसा चाहिए। जब तक सपोर्ट और पैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। हाँ, कनाडा में मैंने आपको बोला देयर इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम आल्सो। कनाडा इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। कनाडा में गवर्नमेंट ही चलती है जगमीत सिंह का, तो इसीलिए वहां पे एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। और बट हाँ, धीरे धीरे हम सेटल करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, देखिए सरदार जैसे पेट्रियोटिक, बहादुर और देशभक्त कोई है नहीं। तो इसलिए अगर आप उनको यूज करके देश को तोड़ना चाहोगे, वो सपना कभी पूरा होगा नहीं। इस चीज की तो मैं रिटर्न में गारंटी दे सकता हूँ। बिल्कुल सर, होना भी नहीं चाहिए, और हर जगह हम तो खुद ये कहते हैं कि अमन होना चाहिए, इस किस्म की प्रॉब्लम्स ना आए। और 2-3 दिन से मुसलसल इस तरह की न्यूज आ रही थी, तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि क्या हो रहा है और किस तरह से इस चीज को जो है वो हैंडल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर।